आज हम उत्पादन फलन के विषय में पढ़ेंगे। उत्पादन फलन इनपुट एंड आउटपुट के बीच के संबंध को बतलाता है। यहाँ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ LACOT लिखा गया है। ये है उत्पादन, x इक्वल टू आउटपुट। तो उत्पादन, ये आउटपुट जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये फंक्शन है लेबर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक। इन पांचों के फंक्शन के द्वारा ही हम कोई भी उत्पादन कार्य करते हैं। यहाँ टी जो है वो स्थिर है, तकनीक अल्पकाल में स्थिर होती है। यहाँ हम दीर्घ काल में तकनीक को बढ़ाया जा सकता है, तकनीकी बदल सकती है, लेकिन जो अभी हम व्याख्या कर रहे हैं ये अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि उत्पादन फलन में हम साधनों की बातें करते हैं, और साधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो है जिसे अल्पकाल में हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर वो है जिसे हम अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं और घटाने के लिए हम घटा सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि यहाँ जो उत्पादन फलन की बातें हैं ये हमें जानना होगा कि ये एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, और इसका रिलेशनशिप जो है वो आपस में भौतिक संबंध है, यानी इनपुट एंड आउटपुट के बीच का संबंध की व्याख्या हम भौतिक के रूप में करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि कितनी क्वांटिटी लगा रहे हैं लेबर के, लैंड के, कैपिटल के, तो आउटपुट हमें कितने क्वांटिटी में प्राप्त हो रहा है, जिसे हम भौतिक संबंध कहते हैं। अब नेक्स्ट है टाइम एलिमेंट्स। यहाँ टाइम एलिमेंट्स की भी बातें कही है, पहले ही हम बताए हैं शुरू में कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों तरह के टाइम में उत्पादन फलन प्राप्त किया जा सकता है। शॉर्ट रन में हमें फिक्स साधनों को नहीं बढ़ा सकते हैं, एंड लॉन्ग रन में हम फिक्स जो फैक्टर है उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ ये टाइम एलिमेंट्स के आधार पे उत्पादन फलन को दो नियम आए हैं। उत्पत्ति के नियम की व्याख्या की गई है और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या की गई है। ये दोनों नियम अल्पकालीन नियम ही है। उत्पत्ति के नियम में क्या किया जाता है कि कुछ साधन स्थिर रखकर अन्य की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। अब जैसे क्या है कि हम उत्पादन करना है, हम लेबर को चेंज कर दिए, कैपिटल को चेंज कर दे रहे हैं, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, ये हम परिवर्तन कर रहे हैं, और तकनीक तो स्थिर ही है क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट रन की बातें कर रहे हैं। तो कुछ साधन स्थिर रखकर अन्य की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, तो उत्पादन फलन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है इसकी व्याख्या हम उत्पत्ति के नियम की मात्रा में परिवर्तन करते हैं और अन्य साधन को स्थिर रखते हैं। तकनीकी ज्ञान भी स्थिर रहता है, और इसका प्रभाव की व्याख्या हम उत्पादन फलन में करते हैं। जैसे एक साधन की मात्रा हम यहाँ पे केवल श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, बाकी जो है लैंड, कैपिटल, टेक्निक, ये सब तो स्थिर है ही। एक और बात हम जान ले कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम है, ये कहता है कि साधन परस्पर स्थानापन्न नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हम लैंड के जगह हम कैपिटल को लगा दे और कैपिटल के जगह हम लेबर को लगा दे तो हमें उतना उत्पादन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए, उत्पत्ति के नियम पे फिर हम आ जा रहे हैं। तो ये उत्पत्ति के नियम के 3 नियम बताए गए हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम एंड उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है, तो मार्शल का कहना है, इस नियम की व्याख्या मार्शल ने किया, और मार्शल ने कहा कि जब हम कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होती है, अर्थात सीमांत उत्पादन बढ़ता है। एक उसके बाद और भी साधनों की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो उत्पत्ति समता नियम लागू होने लगता है, ये दूसरा नियम लागू होने लगता है, और इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट स्थिर हो जाती है। और अंत में
उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है, अर्थात मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। यानी कि टोटल उत्पादन तो बढ़ती है लेकिन वो घटते दर से बढ़ती है। ये बात समझना है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ती हुए दर से। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ते हुए दर से। समता नियम क्या है? टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन स्थिर दर से। और ह्रास नियम क्या है? कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन घटते हुए दर से। इन तीनों नियम की व्याख्या उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत की गई है। बट आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर स्टिगलर ने इन नियमों को कि तीनों नियमों की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत किया है, जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हम एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं अन्य साधन को स्थिर रख के, तो इसके 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है। वो 3 अवस्थाएं हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे ध्यान में रखिए कि उत्पादन फलन जो है उसमें टाइम एलिमेंट्स का महत्व है कि नहीं? तो हाँ है, टाइम एलिमेंट्स का महत्व है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? तो ये रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप, भौतिक संबंध है इनपुट एंड आउटपुट के बीच। उसके बाद ये एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। हाँ, इस नियम की व्याख्या मार्शल ने की और इसकी व्याख्या आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर स्टिगलर ने किए हैं। तो इस तरह हम उत्पत्ति के नियम और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को अभी तक समझे। अब आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या हम तालिका के द्वारा कर रहे हैं। ये तालिका में देखिए कि ये है स्थिर साधन, दूसरे में परिवर्तनशील साधन, टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पादन। इसकी व्याख्या करने के लिए हम पहले से एक तालिका बना दिए हैं कि टाइम कम लगे। अब देखिए क्या कहते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं। यहाँ हम 2 साधन लिए हैं। एक साधन है जो स्थिर है और ये भूमि है जो कि स्थिर है। तो भूमि की हर एक बार हर एक टाइम में एक 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 इकाई हम रखे हैं। और परिवर्तनशील साधन यदि श्रम है तो श्रम की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले 1 इकाई भूमि और 1 इकाई श्रमिक को हम लेते हैं तो उत्पादन क्या होता है? तो टोटल उत्पादन 6 इकाई प्राप्त हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी 6 है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 6 है। अब नेक्स्ट हमें उत्पादन को बढ़ाना है, तो हम भूमि की वह 1 इकाई ही है, लेकिन हम श्रमिक की कितने मात्रा को ले रहे हैं? 2। तो नया जो अनुपात हो रहा है वो है 1:2 का। तो अब उत्पादन में टोटल उत्पादन कितना हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट बढ़कर 16 हो जा रहा है। यानी हमारा एवरेज प्रोडक्ट 8 और मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की दर क्या है? 10 है। नेक्स्ट फिर 1:3 में क्या हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़कर 14 हो गया, टोटल प्रोडक्ट 16 से बढ़ के 30 हो गया, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़कर 10 हो गया। फिर नेक्स्ट जब 1:4 को हम देख रहे हैं
तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ के 40 हो गया, एवरेज प्रोडक्ट 10 ही है और मार्जिनल प्रोडक्ट 14 से घट के 10 हो गया। अब यहीं पर ध्यान देने की बात है कि 6 से बढ़ के 10, 10 से बढ़ के 14, यानी यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट में बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो रही है। यह इस अवस्था को ही इन बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहाँ तक होगी? जहाँ एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाती है। देखिए, एवरेज प्रोडक्ट 10 है और मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है, ये 1:4 के पास जाकर दोनों इक्वल हो जा रहा है। यहाँ एक बात और देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट तीसरी इकाई के बाद से घट के 10 हो गया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कहाँ, अभी तीसरी इकाई के बाद स्थिर है। तो ये जो है इस अवस्था को कहते हैं फर्स्ट स्टेज। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का ये पहली अवस्था यहाँ तक है, जिसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था इसे कहते हैं। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि और भी हम साधनों के अनुपात में परिवर्तन करते जाते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए घटना शुरू हो जाता है। ये 10 से घट के 5 हो गया, 5 से घट के 3 हो गया, और भी बढ़ाते हैं तो 3 से घटकर ये 0 पे आ जाती है। यानी टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की जो दर है वो घटना शुरू हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट भी घटना शुरू हो जाता है। ये सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं सेकेंड स्टेज। ये कहाँ समाप्त हो जाती है? जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट घटकर 0 हो जाती है, और इस अवस्था को हम घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। आगे और भी हम अनुपातों में परिवर्तन करते हैं तो देखते हैं कि अब यहाँ 48 हाईएस्ट टोटल प्रोडक्ट यहाँ कहाँ पहुंचा? 48 से और भी साधनों में परिवर्तन करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाती है। देखिए 48 से घटकर तो 44 हो गया, और बढ़ाइए तो 38 हो गया। यहाँ तो उल्टा प्रभाव पड़ने लगा। लीजिए, टोटल प्रोडक्ट अब घटना शुरू कर दिया, और यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? -4, -6, अब माइनस नेगेटिव होने लगा, और इसे कहते हैं थर्ड स्टेज। और ये है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इस तरह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के ये 3 अवस्था है। तीनों अवस्था को ध्यान से देखिए। पहली अवस्था फर्स्ट स्टेज, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, वो वहां समाप्त होती है जहां एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। सेकेंड अवस्था क्या है? तो वो है मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पे घटते घटते 0 तक आ जाती है, वहां तक सेकेंड स्टेज खत्म हो जाता है। कहाँ? मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट। देखिए, जहाँ ये 0 है, टोटल प्रोडक्ट जो है हाईएस्ट है, और तीसरी अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। अब आप समझ लीजिए कि जो उत्पादक है वो उत्पादन किस अवस्था तक करेगा? लास्ट तक वो वहीं तक करेगा जहां मार्जिनल प्रोडक्ट उसको 0 है, उसके आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो विवेकशील है। और इसकी व्याख्या अब हम आगे चित्र द्वारा करेंगे। उसके पहले इस तालिका को ध्यान से देख लीजिए। अब हम चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे कि कैसे हम उत्पादन की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है। इस चित्र में देखिए कि OX पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को हम OX अक्ष पे दिखा रहे हैं। इन OY पर टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों को दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए
कि जब हम यूनिट वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो शुरू में क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। प्रारंभ में ये अवस्था कहाँ तक है, तो ध्यान से बारीकी से देखने की बात है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो यहाँ तक बढ़ रहा है, इस बिंदु तक। इसका नाम चलिए एफ दे दे। मार्जिनल प्रोडक्ट एफ के बाद घटना शुरू हो जा रहा है। टोटल एवरेज प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा है, इस एफ के पास से भी ये अभी बढ़ रहा है। और टोटल प्रोडक्ट क्या है, तो यह एफ बिंदु के तक, इस बिंदु तक, इसके सीधे ऊपर यहाँ लीजिए, क्योंकि यहाँ एफ बिंदु पे क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है एंड एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की जो गति है, दर है, वो तीव्र गति से बढ़ रही है। इसलिए ये जो देखिए थोड़ा सा ये तीव्र गति से ऐसे जा रहा है। यहाँ इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, मोड़ बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे की ओर देख रहे हैं कि और भी आगे मार्जिनल प्रोडक्ट तो घटना शुरू कर देता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है और ये ई बिंदु पे जाके एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बराबर हो रहा है। प्रथम अवस्था वहां पे खत्म होता है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, और इसी ये जो दोनों इक्वल है, यहीं से एक पॉइंट लीजिए नीचे और ऊपर, इधर की जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज कहलाता है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेज वहां समाप्त होती है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ई है। अब अभी भी यहाँ ये अगर हम इसका नाम जी दे रहे हैं, इस जी बिंदु के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते बढ़ाते एम तक लाए, अभी और भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो परिणाम क्या हो रहा है कि यहाँ से एवरेज प्रोडक्ट भी घटना शुरू कर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट तो घट ही रहा है। ऐसी स्थिति में ये भी घट रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी घट रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट अभी बढ़ रहा है और ये बढ़ते बढ़ते एच बिंदु हाईएस्ट पे पहुंचता है। ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट घट के शून्य हो जाती है। एन बिंदु पे मार्जिनल प्रोडक्ट घट के शून्य हो जा रही है। तो वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट। चित्र द्वारा भी स्पष्ट हो गया। देखिए यहाँ लीजिए, इस 0 से ऐसे करके एक लाइन खींचिए और ये जो घर बना ये सेकंड स्टेज है, और इस सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल की अवस्था। यह है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, यह है घटते प्रतिफल की अवस्था। और नेक्स्ट जो है वो है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, क्योंकि देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे आ गई, ऋणात्मक हो गई, एवरेज प्रोडक्ट तो घट रहा है और हाईएस्ट पे पहुंच गए, टोटल प्रोडक्ट भी अब घटना शुरू कर दे रहा है। तो ये जो बाहरी ये है थर्ड स्टेज और ये है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इस तरह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं हैं। अब यहाँ हम ये बता दे रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में ये बढ़ते प्रतिफल क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो शुरुआत में स्थिर साधनों का पूर्ण विदोहन होता है और इस कारण प्रोडक्शन हमारा बढ़ते जाता है और फर्स्ट स्टेज प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेज में घटते प्रतिफल की अवस्था इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन हो जा रहा है
और ओवर यूटिलाइजेशन के कारण सीमांत उत्पादन घटना शुरू कर देता है और वह शून्य तक पहुंच जाता है और घटते प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है। और तीसरा स्टेज है जो ऋणात्मक प्रतिफल की है। इसमें परिवर्तनशील साधन स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाती है और यह असंतुलित अनुपात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता को ऋणात्मक बना देता है और इसलिए ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होता है। इस तरह परिवर्तनशील अनुपातों के 3 अवस्थाएं हैं। ओके, समझ में आया? बुक खोलिए, पढ़िए, देखिए। चलिए।